स्टूडेंट्स आज पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और पेपर है बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में पहला पार्ट है प्लेटो। उस पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ये बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में प्लेटो है। सेकंड पेपर है इसका अंतरराष्ट्रीय संबंध है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में प्लेटो को पाश्चात्य राजनीति विचारकों में इसका प्रथम नाम लिया जाता है। प्लेटो ने ही पाश्चात्य राजनीति में उस समय की राजनीतिक विषयों की विवेचना की थी, किस प्रकार से राजनीति का उद्भव हुआ, किस प्रकार से राज व्यवस्थाओं ने अपना कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह यूनान से हुई है और यूनान ही उस समय राजनीति विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। राजनीति विज्ञान का प्रमुख केंद्र यूनान को ही माना जाता है और प्लेटो का जन्म भी यूनान के एथेंस नगर में 428 ईसा पूर्व से 427 ईसा पूर्व के मध्य प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में इसका जन्म हुआ था और इसके पिता का नाम अरिस्तोन था और माता का नाम परिकीतोन था और प्लेटो के बचपन का नाम अरिस्तोक्लिस था। इसके बचपन का नाम अरिस्तोक्लिस था। अब इसके प्लेटो के बचपन का नाम अरिस्तोक्लिस था, लेकिन इसके शारीरिक गुरु ने इसका नाम प्लेटो रखा। शारीरिक गुरु ने इसका नाम प्लेटो रखा। प्लेटो का अर्थ होता है प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा और चपटा। प्लेटो के बचपन का नाम अरिस्तोक्लिस था, लेकिन इसके शारीरिक गुरु ने इसका नाम प्लेटो रखा और प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा और चपटा। प्लेटो शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था और इसने उस समय की यूनान परिस्थितियों को देखा था। इसके बाद में बात आती है कि प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था।
क्योंकि सुकरात ने भी उस समय की यूनानी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था, लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं थे विपरीत थी, विचारधाराएं भिन्न भिन्न थी। लेकिन फिर भी बुद्धिमत्ता के कारण प्लेटो ने अपना गुरु किसे बनाया? सुकरात को बनाया। जब सुकरात की उम्र 28 वर्ष की थी, जब सुकरात की उम्र 28 जब सुकरात की उम्र 28 वर्ष, जब प्लेटो की उम्र 18 से 20 वर्ष की थी, तब यह सुकरात के संपर्क में आया था। यानी सुकरात के संपर्क में प्लेटो 18 से 20 वर्ष की उम्र में आया था। जब प्लेटो 28 वर्ष का था, जब प्लेटो 28 वर्ष का था, तब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया था। विषपान का दंड दिया गया था। इस घटना ने प्लेटो के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया, बहुत ज़्यादा प्लेटो के जीवन को परिवर्तित कर दिया। और प्लेटो ने उसी समय अपने गृह नगर एथेंस को छोड़ दिया और वह पूरे यूरोप में घूमता रहा, पूरे यूरोप के चारों ओर घूमता रहा। और घूमता घूमता वह जब वह वापस आया तो आकर उसने एथेंस में ही उसने ऐसा कहा जाता है कि एथेंस से कुछ दूर, लेकिन एथेंस में ही उसने अपना शिक्षालय खोला, जिसका नाम अकादमी रखा गया। जिसका नाम क्या रखा? प्लेटो के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो ने एथेंस में अपना एक विद्यालय या शिक्षालय खोला जिसका नाम अकादमी रखा गया। और अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा गया था कि गणित, अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा गया था कि गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। यह प्लेटो के शिक्षालय का नाम अकादमी था, जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा गया था कि गणित और ज्यामिति से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात जिसके अंदर कोई आ नहीं जा सकता। अब बात आती है कि प्लेटो की रचनाएं, यानी प्लेटो की पुस्तकें कौन कौन सी थी? प्लेटो की रचनाएं या पुस्तकें। ऐसे तो प्लेटो ने अपने जीवन में 36 या 38 पुस्तकों का उल्लेख है कि 36 या 38 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख पुस्तक थी प्लेटो की, जो कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी? रिपब्लिक थी।
जो कि उसने अपनी 40 वर्ष की अवस्था में लिखी थी, जो कि उसने अपनी किस अवस्था में लिखी थी? 40 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। प्लेटो की अंतिम पुस्तक, प्लेटो की अंतिम पुस्तक का नाम, प्लेटो की अंतिम पुस्तक का नाम था लॉज, LAWS, अर्थात कानून पर लिखा गया ग्रंथ। प्लेटो की अंतिम पुस्तक का नाम, प्लेटो की अंतिम पुस्तक का नाम लॉज था, लॉज, LAWS, लॉज था, जो कि प्लेटो ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखी थी, अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने प्रतिपादित की थी। अब बात आती है कि 36 या 38 पुस्तकें लिखी, रिपब्लिक सबसे महानतम कृति थी और उसने अपनी 40 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। प्लेटो की अंतिम ग्रंथ था या पुस्तक थी, लॉज थी, जो कानून पर लिखा गया था या कानून पर उसने प्रतिपादित किया था। अब बात आती है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की रचना, प्लेटो के आदर्श राज्य की रचना। रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने आदर्श दार्शनिक विवेचना करते हुए अपने आदर्श राज्य का केंद्रीय विषय बिंदु आदर्श राज्य को माना है। रिपब्लिक ने उसने अपने केंद्रीय विषय जो माना, उसने अपना आदर्श राज्य माना था। रिपब्लिक में उसने, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने अपने विषय का, अपने प्रमुख विषय को उसने आदर्श राज्य को माना है तथा इसी सिद्धांत के तहत वह शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत और दार्शनिक राजा की रूपरेखा, ये तीनों उसने अपनी रिपब्लिक पुस्तक, चारों अपनी रिपब्लिक पुस्तक में ने उसने प्रतिपादित किया था और आदर्श राज्य का उसको ने अपना केंद्रीय बिंदु माना था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। अब बात आती है कि प्लेटो ने राज्य के निर्माण हेतु, प्लेटो ने राज्य के निर्माण हेतु 3 वर्ग बताए थे। एक था उत्पादक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था दार्शनिक राजा या शासक वर्ग। यह भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग बताए थे। प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग बताए थे। 3 वर्ग बताए, 3 वर्ग बताए। पहला बताया था, जहाँ पहला उसने बताया उत्पादक वर्ग, दूसरा बताया, पहला बताया उत्पादक वर्ग, दूसरा बताया सैनिक वर्ग और तीसरा उसने बताया शासक वर्ग। ये राज्य के, प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग बताए थे। उत्पादक वर्ग दोक्षुधा से यानी तृष्णा से बिलोंग करता था। सैनिक वर्ग साहस का प्रतीक था और शासक वर्ग विवेक का अर्थात बुद्धि का प्रतीक था। विवेक या बुद्धि का प्रतीक था।
था। इस प्रकार प्लेटो ने राज्य के निर्माण हेतु 3 वर्ग बताए थे, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, और यह कहा था और कोई वर्ग नहीं है, इन तीनों वर्गों के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया जा सकता है, राज्य का भव्य भवन खड़ा कर किया जा सकता है, जिसमें उत्पादक क्षुधा को प्रतिपादित करता है, सैनिक वर्ग साहस को प्रतिपादित करता है और शासक वर्ग विवेक अर्थात बुद्धि को प्रतिपादित करता है। इसके बाद में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो बागडोर सौंपी वह दार्शनिक शासक के हाथों में सौंपी। दार्शनिक शासक के हाथों में उसने यह कहा था कि दार्शनिक राजा जो होता है वह बुद्धिशाली होता है और आदर्श राज्य के लिए यह है कि जो शासन सत्ता सौंपी जाए वह दार्शनिक राजा के हाथों में ही सौंपी जाए। यह उसके आदर्श राज्य का केंद्रीय तत्व था, केंद्रीय बिंदु था। अब बात आती है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत में उस समय यूनान में यह कहा जाता है कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में यह कहा कि उस समय शिक्षा सिद्धांत जब उसने रिपब्लिक में लिखा तो प्लेटो ने यह कहा कि उस समय 2 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। एक तो थी एथेंस, 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। एक तो थी एथेंस की शिक्षा प्रणाली, एथेंस की शिक्षा प्रणाली, और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। एथेंस की शिक्षा प्रणाली जो थी वह यूनान की श्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में से माना जाता था, क्योंकि इसके अंतर्गत एथेंस की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत थी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। यह 6 से और 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती थी प्राथमिक शिक्षा, जिसमें संगीत, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा जो दी जाती थी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती थी, और सैनिक शिक्षा जो दी जाती थी 18 से 20 वर्ष या ऊपर के वर्षों में दी जाती थी। यह 3 प्रकार की शिक्षाओं में एथेंस की शिक्षा प्रणाली को विभाजित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा जो दी जाती थी, माध्यमिक शिक्षा में दी जाती थी उसमें संगीत, गायन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान सबका ज्ञान दिया जाता था, और संगीत उसमें मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट था। संगीत को उसमें सबसे ज्यादा मान्यता दी गई थी। अब बात आती है स्पार्टा की शिक्षा। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली सबसे मोस्ट स्पार्टा की इसलिए कहा गई कि स्पार्टा में 7 वर्ष के बच्चे को सैनिक अधिकारी के पास छोड़ दिया जाता था, सैनिक अधिकारी के पास उसे भेज दिया जाता था, और उसे उस सैनिक अधिकारी के पास भेजकर उसे राज्य की सेवा के लिए उसे इस प्रकार से तैयार किया जाता था कि वह राज्य की सेवा कर सके तथा राज्य की सेवा में उसका योगदान रहे। इस प्रकार से स्पार्टा की शिक्षा तथा उसे राज्य ही के लिए तथा राज्य के लिए उसे तैयार होना पड़ता था। यह स्पार्टा की शिक्षा थी। स्पार्टा की शिक्षा में सैनिक व्यवस्था यानी सैनिक की
शिक्षा दी जाती है जिससे कि राज्य की सुरक्षा की जा सके, राज्य की सुरक्षित आयाम पहुंचा सके। यह प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब बात आती है कि प्लेटो का साम्यवाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का जो साम्यवाद था, दो प्रकार के साम्यवाद था। एक तो था संपत्ति विषयक साम्यवाद, एक था परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों रक्षक वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं था, लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि केवल कोई दर्जा नहीं दिया गया था। और परिवारवाद, जो कि परिवार विषयक यानी स्त्रियों को सामने, उसमें केवल उत्पादक वर्ग को ही